नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो 7 चरणों में होना तय किया गया था। 6 चरण बीत चुके हैं। 7वां चरण यानी कि अंतिम दौर के अब चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। ऐसे में 9 जिलों की 54 सीटों पर अब वोट कल यानी 7 तारीख को डाले जाएंगे। उसके बाद 10 मार्च को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल में किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी 7वें चरण में, क्योंकि जिस तरीके से तय माना जा रहा है कि पश्चिम से होता हुआ, अवध क्षेत्रों से होता हुआ, बुंदेलखंड से होता हुआ ये चुनाव अब पहुंचा है पूर्वांचल में। 6वें चरण के मतदान हो चुके हैं पूर्वांचल की सीटों पर। अब 7वें चरण की वोटिंग होना बाकी है। ऐसे में अगर 2017 की बात कर ली जाए तब भी जो प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का वो ठीक रहा था, जबकि मोदी लहर थी उस वक्त। उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव देखा जा रहा था। हर तरफ मोदी की बात की जा रही थी, मोदी ब्रांड की बात की जा रही थी। और ऐसे में समाजवादी जो पार्टी उसको 11 सीटें मिली थी, बीजेपी प्लस को 36 सीटें मिली थी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में 2017 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा और हो जाएगा। क्योंकि अब बात मोदी की ही नहीं हो रही है, अब बात योगी की भी हो रही है। मोदी के साथ योगी की बात, साथ ही साथ ईमानदार की जो छवि बनाने की कोशिश हो रही है। लगातार जिस तरीके से 7वें चरण की वोटिंग के लिए जब चुनाव प्रचार कल थमा था, माफ कीजिएगा परसों चुनाव प्रचार जब थमा था, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे वाराणसी, तो उन्होंने एक लंबा रोड शो किया था जिसमें जन समर्थन मिल रहा था। भारी भीड़ थी वहां पर, लोग उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे थे। छतों पर लोग खड़े हुए थे, पुष्प वर्षा की जा रही थी। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या वो जन समर्थन, वो भीड़ वोट की शक्ल में तब्दील होगी, या अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं वहां पर भी, वो भी रोड शो करते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट इस चरण में जाता हुआ दिखाई देगा। माहौल क्या है इसका आकलन करने के लिए हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं। उन्होंने वहां का जायजा लिया है, लोगों का मूड भांपने की कोशिश की है कि आखिरकार माहौल क्या है, किस ओर लोगों का रुझान है, किस ओर लोग जा रहे हैं, कौन से दल को पसंद कर रहे हैं, किसके कामों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं। क्योंकि 2012 से 17 के बीच में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और ऐसे में 2017 से 2022 का जो कार्यकाल बीजेपी का भी लोगों ने देखा है, और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना की 3 वेव आई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उसने भी विकास कार्यों में बाधा जरूर डाली। ऐसे में जो बीजेपी थी उसके सामने कई चुनौतियां थी, वैक्सीनेशन की चुनौतियां थी, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति तक दवाइयां जिस तरीके से पहुंच रही थी, जिस तरीके से जो एक मैनेजमेंट था कोरोना काल में, कैसे सब कुछ मैनेज किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो भी देखेंगे लोग। और उस पर भी कहीं ना कहीं वोटिंग होगी, क्योंकि ये भी एक मुद्दा रहेगा कि जो लोग बाहर थे, दूसरे राज्यों में गए थे, पूर्वांचल से महाराष्ट्र में गए थे या दिल्ली गए थे काम करने, वो अब वापस आ चुके हैं और फिर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में रोजगार तलाशने की उन्होंने कोशिश की है। तो रोजगार एक मुद्दा हो सकता है, महंगाई एक मुद्दा बिल्कुल होगी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो असल मुद्दे हैं वो बिल्कुल रहेंगे हावी। कहीं ना कहीं 2017 से 22 के बीच में काम तो होते दिख रहे हैं, लेकिन जो अलग से होता नजर आया है, कहीं ना कहीं फ्री राशन की जो बात की गई थी वो लगातार मिला है लोगों को। कोरोना काल में जो मैनेजमेंट था उसकी डब्ल्यूएचओ ने भी तारीफ की, उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ की। इन सब चीज़ों का फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। काशी से लेकर आजमगढ़ तक चुनावी माहौल होगा। 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 36 सीटें मिली थी इन 54 से में। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे जो संवाददाता हैं वो हमसे जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राशिद आरिफ हैं, अमन गुप्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं राशिद का रुख करना चाहूँगा। राशिद,
जो पूर्वांचल के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग रोजगार के चलते पलायन कर गए थे यहाँ से, कोरोना काल में उन्हें वापस आना पड़ा, ऐसे में वो एक मुद्दा हो सकता है। और आप जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं, लोगों से बात की है, क्या कुछ आपने माहौल वहां पर पढ़ा है, क्या जायजा लिया आपने, आपका आंकलन? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का आखिरी फेज का मतदान जो है वो कल होना है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। देखिए, आपने जिस तरह की बात कही कोरोना काल की, तो कोरोना काल में देखिए जिस तरह से श्रमिक बाहर से लौट के आए और उनको मुसीबतों का सामना उठाना पड़ा, लेकिन ये भी बात सही है कि योगी सरकार ने कोरोना काल में बहुत मदद की लोगों की। देखिए, अब तक के राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल एक ऐसी स्थिति थी जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सब चरमरा गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने काम किए थे और जो श्रमिकों को जिस तरह से आए थे और उनको मनरेगा में काम भी दिया था और लगातार कोरोना से लेकर अब तक के जो भी गरीब परिवार थे उनको राशन देने का काम किया। देखिए, ये मुद्दा बन सकता था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को राशन मुफ्त दिया, कहीं ना कहीं वो मुद्दा पीछे छूट गया और जो लाभार्थी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक रुझान उनका बनता चला जाता। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब होता है तो मुद्दे से शुरू होता है, लेकिन मुद्दे विहीन हो जाते हैं। वो जात पे आके, हिंदू मुसलमान पे आके कहीं ना कहीं मुद्दे भटक जाते हैं। लेकिन इस बार कई फेज के चुनाव ऐसे हुए हैं जो वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं चला। लेकिन पूर्वांचल की अगर बात की जाए, पूर्वांचल के आखिरी फेज में जो चुनाव है, जिस तरह से प्रधानमंत्री बनारस में आपने देखा होगा कि रोड शो में जिस तरह का हुजूम था, उनके 14 की बात कर लीजिए या 19 की बात कर लीजिए 2022 में, देखिए प्रधानमंत्री को लोग उसी तरह से सराह रहे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो लोकसभा क्षेत्र भी है और बनारस में जो उम्मीद भी पाई जा रही कि जो शहरी सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी और कहीं ना कहीं वो वापसी भी करेगी। देखिए, एक बात आपको बता दें कि जो आखिरी फेज का चुनाव है इसमें कई बहुबल नेता भी हैं। जैसे अगर बात की जाए जय मिश्रा की, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं जेल से, और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि मुख्तार अंसारी लंबे समय से सक्रिय रहे और जीतते में इस बार वो चुनाव न लड़के अपने बेटे को उन्होंने लड़ाया। तो इस बार प्रतिष्ठा कई मंत्रियों की भी है, क्योंकि इस देश में 3 मंत्री भी है, नीलकंठ तिवारी भी है जो मंत्री है। कहीं ना कहीं एक बार बता दें कि बनारस में जो दक्षिणी सीट है उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब रोड शो अपना किया और उनको जो बनारस से लोगों का प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं ये साफ एक तस्वीर होते नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी वहां पे काबिज है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ आजमगढ़ से अमन गुप्ता जुड़े हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अमन, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ आपका आकलन है, वहां के जो मुद्दे हैं वो असल मुद्दे क्या है जिन पर जनता वोट डालने जाएगी? सर, आजमगढ़ काफी दिनों से सपा और बसपा का गढ़ रहा है। यहाँ पे 2017 के बातें हम बता रहे हैं कि जब भाजपा की लहर थी उसमें भी आजमगढ़ में 10 विधानसभा से 1 विधानसभा फूल हुई जिसमें भाजपा ने काबिज किया था। यहाँ विकास और रोजगार का मुद्दा है। ठीक है, यहाँ विकास और रोजगार का मुद्दा है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार थम गया, अब आगे वोटिंग है, क्योंकि पश्चिम से ये चुनाव होता हुआ 7 चरणों में अब आखिरी दौर पर है। ऐसे में जो आजमगढ़ की जो सीटें हैं उनका अगर आप थोड़ा विश्लेषण कर सकें, अगर उनके बारे में थोड़ा बता सकें कि कहां पर जाति बाहुल्य, कौन सी जाति बाहुल्य है और कहां पर किसका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है विधानसभा में, उसका थोड़ा जिक्र हम बता दें कि आजमगढ़ की सदर विधानसभा सबसे हॉट सीट है। यहाँ पे लगभग 40 वर्षों से समाजवादी पार्टी के दुर्गा प्रसाद यादव विधायक लगातार हैं। 2017 में भाजपा के प्रत्याशी गुड्डू में दूसरे नंबर पे थे। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र सब पूरे समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। विकास और रोजगार मुद्दा है। चलिए, राशिद आरिफ है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। राशिद, ओम प्रकाश राजभर, इनका नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि जिस वक्त ये 2017 में चुनाव लड़े थे ये भाजपा के साथ थे और यहाँ की सीटें उनको 3 मिली थी। अगर बात कर ली जाए अपना दल एस की, तो उसने भी प्रदर्शन अच्छा किया था बीजेपी के साथ मिलकर, हालांकि इस बार भी वो बीजेपी के साथ है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। राजभर वोटों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में क्या ये उनकी परीक्षा होगी? क्या वो फिर से वहां पर परीक्षा में पास हो पाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ?
देखिए लगातार जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते चले आए हो और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगी, तो ओम प्रकाश राजभर के लिए जो प्रतिष्ठा की बात है और ये देखने की बात होगी कि ओम प्रकाश राजभर खुद फिर से चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार थे और मंत्री भी रहे थे, काफी उसकी नाराजगी के बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब उनकी प्रतिष्ठा की बात है कि ओम प्रकाश राजभर जो दावे करते थे उससे वो सही साबित होते हैं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अपना दल की आपने बात की, पूर्वांचल में छोटे दल जो है गेम चेंजर एक तरह से 2017 से देखे जा रहे हैं। क्या इस बार ओम प्रकाश राजभर ये गेम चेंजर बनते नहीं, एक बड़ा सवाल भी, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की जो छवि रही है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह हमलावर रहे हैं, अगर ये अपने वोट दिलाने में सक्षम ना हो पाए तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर बहुत राजनीति में बहुत पीछे भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके प्रतिष्ठा का जो दाव है जिसको लेकर वो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से हमलावर थे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सीट जीतने में और अखिलेश यादव को जिताने में पूरी ताकत झोंक चुके। अगर मान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर वो जादू नहीं कर पाते हैं तो ओम प्रकाश राजभर के लिए राजनीति का आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। जी ओम जी। अमन हमारे साथ है, उनका रुख करना चाहूंगा। अमन, जिस तरीके से बाहुबली की मैं बात कर रहा हूं धनंजय सिंह की, वो भी चुनाव मैदान में है और ऐसे में उनका जीत होना या हार होना है तो 10 तारीख को मालूम चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिष्ठा जो है उनकी भी कहीं ना कहीं दांव पर है। क्या कुछ लग रहा है माहौल जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त? तो मैं जौनपुर मम्मी की बात कर रहे हैं, जहाँ से धनंजय सिंह ये चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव के लड़के लकी यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ लोगों का कहना है कि धनंजय सिंह माफिया और बाहुबली हैं, उनके ऊपर इनामिया भी रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी साजिश है कि उनको न गिरफ्तार किया गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन धनंजय सिंह कह रहे हैं वहां से मेरी पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूत्रों के आवाज से पता चला है कि लक्ष्मी यादव वहां से जीत रहे हैं। चलिए हमारे साथ राशिद आरिफ है, उनका रुख करना चाहूंगा। राशिद, अभी पश्चिम से होते हुए जो चुनाव है पूर्वांचल तक पहुंच गया, आखिरी दौर का चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव है और ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज देखा गया है राशिद, वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहां पे परसेंटेज काफी कम देखने को मिला है। पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो कम है, लेकिन अगर रूरल एरियाज का बात कर लिया जाए तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो वहां पर परसेंटेज ठीक है, वहां पर लोग घरों से निकल रहे हैं और वोट डालने के लिए मतदाता बाहर आ रहा है। ऐसे में नुकसान किसका होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए आपको बता दें कि देखिए शहरी जो क्षेत्र होते हैं उनमें वो परसेंटेज हमेशा कम रहता है। लेकिन इस बार ये देखा जाए कि ग्रामीण एरिया में जिस तरह से वोट परसेंटेज जो बढ़ रही है और अच्छी तरह से वोट कर, देखिए आज ये नहीं आ सकते कि किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो किसान नाराज है वो बाहर निकलने वोट कर रहे। लेकिन एक ये भी हमें पता चला है, जो राजनीतिक जानकार है वो ये भी बता रहे कि जो लाभार्थी है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय दिया, आवास दिया या मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसको लेके भी कहीं ना कहीं ग्रामीण हो सकता है जो वोटर है, साइलेंट वोटर है, वो जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता। तो इस बार ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि वोटर किस तरफ जा रहा है। आपको बता दें 2017 में ये 5वें फेज में ये दिखने लगा था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हवा और फिजा बनी हुई थी, तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तय। लेकिन इस बार देखिए 7वें चरण का फेज कल जो है मतदान होना है, लेकिन अभी तक स्थिति ये साफ नहीं हो पा रही है कि सरकार आने वाले समय में किसकी बनती है। ठीक है, अमन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, जिस तरीके से देखा गया, कोरोना काल का भी जिक्र मैंने यहाँ पर किया था अभी जब मैं राशिद से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी कहा कहीं ना कहीं कोरोना काल से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, प्रभावित लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके जहन में ये एक मुद्दा रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से फ्री राशन दिया गया, लोगों तक पैसे पहुंचाए गए, सरकार ने योजनाओं के थ्रू पैसे पहुंचाए, लोगों को राशन दिया और अच्छा एक देखा गया स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स डेवलप किए गए, 54 ऑक्सीजन प्लांट्स की जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये सब होता दिख रहा है तो फिर क्या जनता का मूड
आप देख पा रहे हैं आजमगढ़ में, वहां पर क्या माहौल है, क्या आकलन आपका? यहाँ आजमगढ़ सपा और बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो घर की महिलाएं हैं उनको जो राशन और आवास मिला है उससे कहीं न कहीं महिला वोटर भाजपा को जा सकती है, लेकिन जो आजमगढ़ के युवा हैं वो रोजगार पे जाते हैं। जी अमन, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ सर, अमन, अपनी बात पूरी कीजिए। सर यहाँ कोविड के समय मुख्यमंत्री लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो बार तीन बार दौरा किए हैं, लेकिन जो आजमगढ़ के सांसद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो सपा विधायक हैं उनका कहना है कि हमने कोरोना काल में यहाँ आजमगढ़ को ऑक्सीजन प्लांट दिया है, कोविड काल में अपने हर जगह हर हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, राशिद जुड़े हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। राशिद, जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा गया था जिस वक्त, उस वक्त बड़ी ही जुबानी तीर चल रहे थे, तमंचावादी सोच की बात की जा रही थी, पाकिस्तान की बात की जा रही थी, जिन्ना का जिन्न निकल आया था, फिर गन्ना की बात हुई थी, और उसी के चलते फिर जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने कह दिया था चिरंजीवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव हर चरण का आगे बढ़ा, जुबानी जंग थी वो कम होती चली गई, विकास का जिक्र होने लगा। तो क्या राजनीतिक पार्टियां ये जानती हैं अच्छे से कि अब यहां पर उन्हें इससे फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने राम और कृष्ण का भी जिक्र किया था जैसे जैसे चरण आगे बढ़े थे। तो अब 7वें चरण में जब वोटिंग होनी है तो जनता जो है उसके पास असल मुद्दों के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए ओम जी, आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो चुनाव में नेताओं की जवान थी तो अमर्यादित हो गई थी। इस तरह से इतना नीचे स्तर तक के नेता गिर गए थे कि बस ये समझ लीजिए कि गाली गलौज की नौबत नहीं है, लेकिन उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। आपको बता दें, जब चुनाव का पहला चरण चालू हुआ था तो पश्चिमी क्षेत्र जहां मुस्लिम बैठे तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की वहां पे बात इसलिए की गई कि ध्रुवीकरण हो सके, लेकिन इस बार नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं उसके बाद धीरे धीरे चुनाव बढ़ता चला गया। ये आखिरी सीट है। देखिए, बनारस एक हॉट सीट है और बनारस में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय नेता है और उनको जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और 2014 से जो प्यार मिल रहा है उसको देखते हुए ये भी लग रहा है कि बनारस में किसी तरह के मुद्दे अब चलने वाले नहीं, क्योंकि बनारस की जनता ने या पश्चिम की जो 9 जिलों में 54 सीटों पे मतदान होना है, उन लोग मतदाताओं ने पूरी तरह से पहले से ही समझ लिया था कि उनको वोट किसको देना। आपको बता दें, आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी जिस तरह से आगे रही है और जिस तरह से वहां पे उनका एक अच्छा वर्चस्व रहा है। अच्छा, इस बीच में देखिए पूरी बातों में हमने बीएसपी की कहीं बात नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पिछली बार बीएसपी को 6 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिली थी। लेकिन देखिए बीएसपी को आप कंकर नहीं हार सकते। कहीं ना कहीं इस पूरे जो चुनाव प्रकरण देखा गया है और 7वें फेज तक के जो मुझको लगता है पहले फेज से 7वें फेज तक के कि मायावती कहीं किंग मेकर की भूमिका में ना निकल के आ जाए, क्योंकि उनके पास देखिए 22% वोट जो है उनका दलित का वो रहता है। अगर मुस्लिम वोटर कहीं उनके साथ में मिल जाता है तो मायावती एक किंग मेकर के रूप में सामने आएगी। ये चुनाव जो लास्ट फेज, राशिद यहाँ पे एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार डीएम फैक्टर की बात होती है, मायावती जी जिस तरीके से आगे बढ़ती हैं, और माई फैक्टर की बात होती है मुस्लिम यादव फैक्टर की समाजवादी पार्टी के लिए। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर्स है उसने कहीं ना कहीं मन बना लिया जो बीजेपी को हरा रहा है, वो कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, जो बीजेपी को हराएगा मुसलमान उसी के साथ नजर आएगा। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी के साथ जो एक बड़ा धड़ा मुस्लिम का चला गया था, क्या वो छिटक करके फिर से बसपा के पास आने वाला है? देखिए एक बात आपको बता दें, चुनाव में ये आपने देखा होगा कि जिस तरह पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव वहाँ पे पूर्वांचल माफ करिएगा, पश्चिम में जो चुनाव हुआ था पहले फेज में,
तो उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी ने ज्यादातर मुस्लिम उतारे थे। लेकिन मुस्लिम देखिए, एक बार बता दें, जिस तरह विपक्ष लगातार ये बात करता आया है कि बहन जी जो मायावती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में हो सकती, तो मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ जा सकता है। लेकिन वो ये भी जान रहा है कि अगर हम मायावती के साथ जाते हैं और अगर बीएसपी की सीटें बढ़ती हैं तो ये अगर बीजेपी के साथ मिल जाती है तो फिर हमको बीजेपी का हराने का कोई फायदा नहीं। तो ये एक जिस तरह से विपक्ष ने लगातार इस बात को हर मंच से कहा है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर जो है इस बार ज्यादा समाजवादी की तरफ रुझान बनाए हुए। लेकिन ये भी हो सकता है कि मायावती ने जिस तरह से दिग्गज नेताओं को, मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, उनका भी एक वर्चस्व देखने को मिलता है, जिसके चलते उन्होंने उनको मैदान पे उतारा। और कहीं ना कहीं वो चाहेंगी कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बढ़त हासिल करे। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं सोनभद्र से, उनका रुख करना चाहूंगा। ज्ञान प्रकाश, क्या कुछ वहां की समस्याएं उन विधानसभा क्षेत्रों में, क्या जनता उस विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रही है, या फिर जिस तरीके से जाति समीकरण को साधने की कोशिश हर दल कर रहा है उस पर जनता वोट करने जा रही है? माहौल क्या है, आपका आकलन? सर, अगर सोनभद्र जनपद की बात करें तो सोनभद्र हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र आता है। यहाँ पे टोटल 4 विधानसभा है और 4 विधानसभा में यहाँ पे जो समीकरण आज भी जो मुद्दे हैं जो पहले थे वो आज भी हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर लोग आज भी जो है परेशान हैं। ठीक है, अगर 2012 से 17 की बात कर ली जाए, जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और 2017 से 2022 की बात कर ली जाए, जिस तरीके से बीजेपी ने 5 साल राज किया, जिसमें हालांकि जो कोरोना काल जो था अगर उसको हटा दिया जाए, क्योंकि उस वक्त सरकारें काम नहीं कर रही थी, वो डैमेज कंट्रोल कर रही थी, यानी कोरोना काल में मैनेज कर रही थी चीजों को, स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने की कोशिश में लगी थी। ऐसे में सोनभद्र में क्या कुछ विकास की स्थिति को आप देखते हैं? सर देखिए, बीजेपी के पास तो एक बहाना तो मिला ही था कि कोरोना है, कोरोना में जो है बजट नहीं आया और हम काम नहीं कर पाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो चीजें थी, जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को भी ये यहाँ के पॉलिटिशियन जो है उसको ठीक नहीं कर पाए। और रही बात, यहाँ पे भी कोरोना काल में करीब 300 के ऊपर मौतें हुई थी। ठीक है, आपका शुक्रिया ज्ञान प्रकाश, अमन आपका शुक्रिया, राशिद आरिफ आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 7वें चरण में अब वोटिंग होनी है कल, और ऐसे में 10 मार्च का दिन ये तय करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, क्या किसी किंग मेकर की जरूरत पड़ेगी। ये वक्त 10 तारीख को बता देगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी या किसी दल को किसी के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।